फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। टीम नर्सिंग एकेडमी आपका नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती है। आपके लिए फिर से लेकर आए सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 4 रैपिड रिवीजन पॉइंट्स, जो एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें सिलेक्ट किया है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, अंत तक देखना है। लेट्स नाउ स्टार्ट। Primary hypertension is characterized by a progressive, usually asymptomatic blood pressure increase over several years. Primary hypertension उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें बीपी एसिम्टोमेटिक, बिना किसी सिम्टम के बढ़ता रहता है, जो कि लगातार प्रोग्रेसिव होता है। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। आपको तो केवल नर्सिंग ऑफिसर बनना है, बस जरूरत है तो लगातार मेहनत करने की, पढ़ने की, सिलेक्टिव कंटेंट इकट्ठा करने की। बस 1 साल मेहनत कर लो, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप जरूर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, अनकंट्रोलेबल एंड कॉजेज रैपिड ऑनसेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, और जिसका कारण किसी भी ऑर्गन की फेलियर या उसकी मैलिग्नेंसी की कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है। जैसे किडनी फेलियर के कारण हाइपरटेंशन होना, या फिर अन्य कोई मैलिग्नेंसी के कारण हाइपरटेंशन होना, दिस इज नोन एज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर सेकेंडरी टू ए अननोन करेक्टेबल कोज, किसी अननोन या जिसको हम ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उस के कारण हाइपरटेंशन होना सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। ओसिपिटल हेडेक इज टिपिकल ऑफ हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू कंटिन्यूड इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द सेरिब्रल वेस्कुलेचर। ओसिपिटल हेडेक हाइपरटेंशन के कारण होता है, जो कि सेरिब्रल वेस्कुलेचर या जो सेरिब्रम की वेसल्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण कंटिन्यू हेडेक होता रहता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक होगा ओसिपिटल रीजन्स के अंदर। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, हेडेक होता है। ब्रेकियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर ड्यू टू इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी एंड लोकेशन। ब्रेकियल आर्टरी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए सामान्यतया बार बार मोस्ट कॉमन रीजन है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, जो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन के कारण होता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण, यदि हमें किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली यूज आर्टरी कौन सी होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है। बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि मोस्ट कॉमन यूज आर्टरी कौन सी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। Radial and angular arteries can be used in extraordinary circumstances to obtain a blood pressure reading, but the measurement may not be accurate. Radial and angular arteries को भी extraordinary circumstances में blood pressure measure करने के लिए यूज कर सकते हैं, but accuracy जितना brachial artery से measure करने पे होता है उतना नहीं होता। Next, primary varicose vein have a gradual onset and progressively worsen. Primary varicose vein धीरे धीरे शुरू होता है और धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है, उस कॉम्प्लिकेशन या उसकी कंडीशन वर्सन होती रहती है। फैटिग एंड प्रेशर आर क्लासिकल साइन ऑफ वेरिकोज वेन सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड एडिमा। सबसे महत्वपूर्ण या क्लासिकल साइन वेरिकोज वेन का क्या है, फैटिग एंड प्रेशर इन द वेन्स। थकान और प्रेशर बढ़ना वेन्स में वेरिकोज वेन का क्लासिकल साइन है। उसके बाद उसमें सेकेंडरी ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है और पैर में या जहां पे वेरिकोज वेन होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसे हम एडिमा की कंडीशन बोलते हैं। पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स बिगिन विद डायस्टोल। डायस्टोल वेंट्रिकल्स का पैसिव फिलिंग डायस्टोल से स्टार्ट होता है, डायस्टोल के टाइम से शुरू होता है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी थ्रू द इंफीरियर और सुपीरियर वेन एंड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द कोरोनरी साइनस। राइट एट्रियम में जो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से मिलता है वो कहां से आता है, जो कि कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
कैसा होता है, राइट एट्रियम में बॉडी से रिसीव होने वाला ब्लड कौन कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि बॉडी के अंदर बॉडी से तो आता है सिस्टमेट इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से, हार्ट के द्वारा कोरोनरी साइनस से रिसीव होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में शुद्धिकरण के लिए आता है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड इकट्ठा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन किस टाइप का, ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध ब्लड होता है, जो कि फ्रॉम द लंग्स थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन्स, लंग्स के द्वारा प्यूरिफाइड होके ऑक्सीजन युक्त होके जो 4 पल्मोनरी वेन होती हैं उससे होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आता है। एट्रिया पंप देयर ब्लड थ्रू द टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल डायरेक्टली इनटू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। एट्रियम या एट्रिया जिसको हम बोलते हैं वो क्या काम करता है, उस ब्लड को पंप करता है, किसमें, वेंट्रिकल्स में। बॉडी पल्मोनरी वेन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में इकट्ठा होने के बाद वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाता है, मिट्रल वॉल लेफ्ट साइड में और ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में होता हुआ वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होता है। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वॉल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इनटू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड का पंप करता है किसमें, पल्मोनरी वॉल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज में और उसके बाद लंग्स के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस प्यूरिफाइड होके जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू द एरोटिक वॉल इनटू द अयोर्टा एंड देन थ्रू आउट द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटिक वॉल से होता हुआ अयोर्टा में जाएगा, अयोर्टा से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट एट्रियम, वापिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा वापिस राइट एट्रियम में आता जाएगा। ऐसे कोरोनरी सर्कुलेशन चलता रहता है। फायरिंग ऑफ द सिनोएट्रियल नोड सेट ऑफ ए चेन रिएक्शन इन कार्डियक कंडक्शन, जो ऐसे नोड होता है जिसको हम पेसमेकर के भी नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस फायर करता है, उससे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं जो कि कार्डियक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स का इंपल्सेस का चेन रिएक्शन रहता है। When an impulses leave the SA node, it travels through the atria along Beckmann's bundle and then internodal pathway on its way to atrioventricular node। जैसे ही ऐसे नोड से इंपल्सेस निकलते हैं वो ऐसे नोड के बाद उसके एट्रियम में ट्रेवल होते हैं या एट्रियम में फैलते हैं। उस एट्रियम में के अंदर बेकमान्स बंडल होते हैं, उनके अंदर जाते हैं। बेकमान बंडल से होता हुआ इंटरनोडल पाथवे से होते हुए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर आते हैं। After the impulses passes through the atrioventricular node, it travel to the ventricle। atrioventricular node से impulses ventricle के अंदर आते हैं, ventricle से होते हुए bundle of fish and then last along the bundle branches से होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर। जैसे ही कार्डियक कंडक्शन के अंदर क्या होता है, इंपल्सेस प्रोड्यूस होते हैं ऐसे नोड में जिसको हम इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कहते हैं। ऐसे नोड से होते हुए एट्रियम में आते हैं, एट्रियम से बेकमान बंडल के अंदर इंटरनोडल पाथवे होता है। इंटरनोडल पाथवे से वेंट्रिकुलर नोड में, वेंट्रिकुलर नोड से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के अंदर बंडल ऑफ फिश से उसकी ब्रांचेस के बाद लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर स्प्रेड होते हैं। ये इस प्रकार से कंडक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है सिनोएट्रियल नोड है फायरिंग रेट। सिनोएट्रियल नोड के अंदर जो इंपल्स जनरेट होता है उसका रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी हार्ट रेट होती है। सिनोएट्रियल नोड के अंदर इंपल्सेस का रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, जो कि हार्ट रेट के बराबर होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर फायरिंग रेट या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर इंपल्सेस का रेट 40 से 60 बीट्स पर मिनट होता है। कितना होता है, 40 से 60 बीट्स पर मिनट। पुरकिंजे फाइबर है फायरिंग रेट 20 to 40 बीट्स पर मिनट। अब कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा ऐसे नोड के अंदर होता है 60 to 40, इसमें से 20 कम करना है 40 से 60, उसमें से 20 कम करना है
20 से 40। सबसे कम किस में होता है? पुरकिंजे फाइबर में इम्पल्सेस का रेट या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की ताकत सबसे कम पुरकिंजे फाइबर में, सबसे ज्यादा सिनोइट्रियल नोड के अंदर जो उसके हार्ट रेट या ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल हार्ट रेट के बराबर होता है। ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी क्या होता है? ऑटोमेटिसिटी इज द एबिलिटी टू स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट एंड इम्पल्सेस। पेसमेकर सेल्स हैव दिस एबिलिटी। ऑटोमेटिसिटी मतलब ऑटोमेटिक रूप से, वर्ड क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक रूप से इम्पल्स इनिशिएट होना ही ऑटोमेटिसिटी। जो ऑटोमेटिसिटी का काम बॉडी के अंदर पेसमेकर सेल्स के द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। एक्साइटेबिलिटी इज द सेल रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो सेल रेस्पॉन्स करती है उसको हम एक्साइटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे किसी को कोई कहानी सुनाई, उसके कान खड़े हो गए, दिस वन इज द एक्साइटेबिलिटी। ऑटोमेटिक कहानी बनाना है, ये ऑटोमेटिसिटी हो गया। रिजल्ट फ्रॉम आयन शिफ्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये एक्साइटेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन के से आर पार आयंस के क्रॉस होने के कारण होता है। कंडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू द अनदर कार्डियक सेल। कंडक्शन किसे बोलते हैं हम? कंडक्शन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस एक कार्डियक सेल से दूसरी सेल में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रांसफर होते हैं, उसकी एबिलिटी को हम कंडक्शन बोलते हैं। मतलब एक कार्डियक सेल से दूसरे कार्डियक सेल में इंपल्सेस, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रांसमिट होना ही कंडक्शन होता है। दोबारा समझते हैं। ऑटोमेटिसिटी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ऑटोमेटिक इनिशिएट होना, प्रोड्यूस होना ऑटोमेटिसिटी है। सेल जो रेस्पॉन्स दे रही है इलेक्ट्रिक इंपल्स के अगेंस्ट, उसे हम एक्साइटेबिलिटी बोलेंगे। कंडक्शन एक कार्डियक सेल से दूसरे कार्डियक सेल में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रांसमिट होना कंडक्शन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो इंपल्सेस होता है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना और फैलना, ये से इस कैपेसिटी को हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल की कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी ही कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। आफ्टर रिसीविंग ए स्टिमुलस, स्टिमुलस लेने के बाद किसी स्टिमुलस के कारण जो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी को हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। प्रीलोड इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स फाइबर in the ventricles. As the ventricle filled with blood, contractibility is influenced by preload. प्रीलोड क्या है? प्रीलोड जो भी मसल्स फाइबर है उसका स्ट्रेचिंग होता है, वो सिकुड़ते हैं वेंट्रिकल के अंदर और उसके बाद वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाता है। वेंट्रिकल के सिकुड़ने के बाद जो वेंट्रिकल्स के ब्लड फिल होता है, जो मायोकार्डियम लेयर के मसल्स फाइबर होते हैं स्टिच होते हैं, उसी स्थिति को हम प्रीलोड के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रीलोड के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। आफ्टर लोड रेफर टू द प्रेशर दैट द वेंट्रिकुलर मसल्स मस्ट जनरेट टू ओवरकम द हाई प्रेशर इन द एरोटा टू गेट द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। आफ्टर लोड क्या होता है? जैसे वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, जो वो प्रेशर एरोटा के अंदर सबसे ज्यादा होता है और उस प्रेशर के कारण हार्ट का ब्लड बॉडी के अंदर जाता है हार्ट से बाहर। आफ्टर लोड वो कंडीशन है। आफ्टर लोड वो कंडीशन है जिसके अंदर वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होने के बाद ब्लड का हाई प्रेशर एरोटा से होते हुए हार्ट का ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। दिस सिचुएशन इज नोन एज आफ्टर लोड। प्रीलोड वेंट्रिकल का ब्लड से भरना, आफ्टर लोड वेंट्रिकल से भरा हुआ ब्लड बॉडी के अंदर जाना, आफ्टर लोड। आफ्टर का लोड का मतलब है लोड होने के बाद क्या होगा? भरने के बाद खाली होगा। जैसे हम गुब्बारे को प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे बाहर जाएगा। सेम सिचुएशन क्या है? वेंट्रिकल प्रेस हुए, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर गया, दिस कंडीशन आफ्टर लोड। प्रीलोड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ने के कारण ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होना, भरना, बाहर निकलने से पहले की स्थिति, लोड होने से पहले की स्थिति। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन causes troponin to expose acting bind sites which allow muscles contraction to occur in the heart. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ट्रोपोनिन के एक्सपोज के कारण होता है। ट्रोपोनिन होता है जो मसल्स की एक्टिंग बाइंड साइट पे काम करता है, जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट के अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ट्रोपोनिन वर्क ऑन द एक्टिंग बाइंड साइड ऑफ द हार्ट मसल्स और दे
उसी के कारण इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट प्रोड्यूस होते हैं। वॉल्स इन द वेन्स प्रिवेंट ब्लड बैकफ्लो एंड मोस्ट आर लोकेटेड इन स्मॉलर मोर डिस्टल वेन्स। वेन के अंदर वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि वेन के अंदर जो ब्लड आया है उसको वापस बैकफ्लो से रोकते हैं, जो कि मेनली स्मॉल और डिस्टल वेन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि छोटे लोगों में रुकावट अधिक होती है, बड़े लोगों में कम रुकावट होती है, वैसे छोटी छोटी वेन्स में वॉल पाए जाते हैं रोक, ताकि जो गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वापिस बैकफ्लो नहीं हो। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वेन, द वेना केवा हैज नो वॉल। बड़े लोगों में कोई रुकावट नहीं होती, वो अपना काम अपने आप करा लेते हैं। वैसे ही क्या है लार्जेस्ट वेन जिसे वेना केवा के नाम से जानते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, उनके अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन क्या होता है कौन सी वेन के अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा वेना केवा, जो कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू अकोमोडेट द हाई स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो। आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है, उसको अकोमोडेट करने के लिए उनकी वॉल्स, उनकी दीवारें क्या होती हैं, थिक और मस्कुलर वॉल्स एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती हैं, जो कि बहुत मोटी और शक्तिशाली होती है। एट्रियोल्स, आर्टरीज से छोटी, आर्टरी से ब्लड एट्रियोल्स में जाएगा, जो आर्टरी से छोटी होती है उनकी वॉल थीनर वॉल्स होती हैं देन आर्टरीज, आर्टरीज की तुलना में पतली होती हैं। कंट्रोल ब्लड फ्लो टू द कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज में जो ब्लड जाना है उसको कंट्रोल करती हैं। कैपिलरीज है माइक्रोस्कोपिक वॉल्स, कैपिलरीज के अंदर आर्टरियोल्स की तुलना में छोटी वॉल्स पाई जाती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, जो कि एपिथेलियम टिश्यूज के सिंगल लेयर से बनी होती हैं। Conductive arteries typically have few branches and follow relatively straight lines. Conductive arteries के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उसकी छोटी छोटी शाखाएं ब्रांचेज होती हैं जो केवल स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे सबसे पहले ब्लड किसमें, आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टरियोल में, आर्टरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से कंडक्टिव आर्टरीज में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आर्टरीज, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को, दिस आर्टरीज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव आर्टरी। डिस्ट्रीब्यूटिव आर्टरीज टिपिकली हैव मल्टीपल ब्रांचेज एंड अराइज फ्रॉम द कंडक्टिव आर्टरीज, जो कि कंडक्टिव आर्टरीज से अराइज होती हैं। हार्ट रिलाई ऑन द कोरोनरी आर्टरी एंड देयर ब्रांचेज फॉर इट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो आर्टरीज, जिन आर्टरी से होता है उसे हम कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन क्या बनता है कि हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कौन सा पार्ट लेता है, कोरोनरी साइनस। कौन सा वेन, कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं। इट आल्सो डिपेंड ऑन द कार्डियक वेन टू रिमूव ऑक्सीजनेटेड डिप्लेटेड ब्लड। कार्डियक वेन जिसे कोरोनरी साइनस, दोनों आर्टरीज और वेन मिला के कोरोनरी साइनस होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में आता है, इसकी भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट एंड इन टू द कोरोनरी आर्टरीज। डायस्टोल के समय ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है और कोरोनरी आर्टरी से हार्ट के अंदर आता है। क्या पॉइंट पे ध्यान देना, बॉडी से, हार्ट से ब्लड बॉडी में जाएगा डायस्टोल के समय और कोरोनरी आर्टरी से हार्ट में आता है डायस्टोल के टाइम। राइट कोरोनरी आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी दो टाइप्स की होती है बॉडी के अंदर, राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की अलग अलग एरिया के हिसाब से ब्रांचेज डिवाइड है, जो कि कहां कहां ब्लड सप्लाई करेगी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियम में, पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, मोस्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल का ज्यादा भाग, एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। दोबारा ध्यान देना, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द राइट एट्रियम, पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, मोस्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राइट एट्रियम को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। वेंट्रिकल के सबसे ज्यादा ब्लड कौन सी सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड हो रहा है, विच स्प्लिट इनटू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। किसमें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइडेशन है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम,
most of the left ventricle and the intraventricular septum. इंपॉर्टेंट है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर कौन से आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? देन करेक्ट आंसर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. सिंकोप इज द ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. सिंकोप का मतलब होता है जनरल बेहोश होना कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज loss of consciousness for brief time या few time is known as syncope. Caused by lack of blood to the brain. ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण होता है. इट यूजुअली अकर अब्रुप्टली. ये अचानक होता है एंड कैन लास्ट फॉर सेकेंड टू मिनट्स, और कुछ सेकेंड और मिनट के लिए हो सकता है. सिंकोप एक बहुत कम समय के लिए कॉन्शियसनेस या बेहोशी की कंडीशन होती है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बेहोशी की कंडीशन होती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुकने के कारण होती है, जो अचानक डेवलप होती है, कुछ समय और कुछ मिनट के लिए हो सकती है. इन द aortic area, sound reflect blood moving from the left ventricle during systole, crossing the aortic valve and flowing through the aortic arch. क्या होता है aortic area के अंदर? क्या होता है, जो ब्लड मूव होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो ब्लड आता है सिस्टोल के अंदर, सिस्टोल के टाइम अरोटिक वॉल से क्रॉस करता हुआ अरोटिक आर्च में पहुंचता है. अरोटिक एरिया फॉर ये हार्ट है. हार्ट से ये अरोटिक वॉल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? अरोटिक वॉल से सिस्टोल के, जैसे ही सिस्टोल का टाइम होता हुआ अयोटा से अरोटिक आर्च से कंप्लीट बॉडी के अंदर. इन द पल्मोनिक एरिया, साउंड रिफ्लेक्ट ब्लड बीइंग एजेक्टेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. ये है राइट वेंट्रिकल. इससे पल्मोनी वॉल से सिस्टोल के टाइम, जैसे सिस्टोल के टाइम पल्मोनी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनिक एरिया वो एरिया है जिसके अंदर सिस्टोल के टाइम राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, निकलने के बाद पल्मोनिक वॉल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. नेक्स्ट है, इन द ट्राइकस्पिड एरिया, साउंड रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम क्रॉस द ट्राइकस्पिड वॉल एंड राइट वेंट्रिकल फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल. ट्राइकस्पिड एरिया में जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है ब्लड के कौन से मूवमेंट के दौरान? राइट एट्रियम से ब्लड आता है ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये क्रिया होती है डायस्टोल के दौरान. इन द मिट्रल एरिया, आल्सो कॉल्ड द एपिकल एरिया. मिट्रल एरिया को हम एपिकल एरिया के नाम से भी जानते हैं, जहां पे हम एपिकल पल्स एस्कल्टेट करते हैं. साउंड रिफ्लेक्ट ब्लड फ्लो की जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है अक्रॉस द मिट्रल वॉल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल. लेफ्ट वेंट्रिकल के भरने की साउंड होती है जो डायस्टोल के दौरान होती है. लिसन फॉर हार्ट मर्मर ओवर द सेम पेरिकार्डियल एरिया यूज्ड टू अस्कल्टेट ऑफ द हार्ट साउंड. ये जो पेरिकार्डियल एरियाज हैं, जैसे एओर्टिक एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल एरिया, इनको जो हार्ट साउंड है इनसे हार्ट मर्मर साउंड सुनाई देती है, जिससे हार्ट साउंड एस्कल्टेट यहाँ पे होती है. मिट्रल वॉल पे एपिकल पल्स, एपिकल एरिया जो कि डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल फिलिंग की साउंड, लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग की साउंड सुनाई देती है. S3 हार्ट साउंड आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलप. S3 हार्ट साउंड को हम वेंट्रिकुलर गैलप के नाम से भी जानते हैं. इज कॉमनली हियर्ड इन चिल्ड्रन, जो कि मेनली रूप से बच्चों में सुनाई देती है. बच्चों में यदि वेंट्रिकुलर गैलप या S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है तो नॉर्मल कंडीशन है. मे बी नॉर्मल इन वुमेन ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ, वुमेन के अंदर लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में भी सुनाई देती है. यदि ये अडल्ट के अंदर सुनाई देती है तो हार्ट फेलियर का कार्डिनल साइन है. इन अडल्ट कार्डिनल साइन ऑफ हार्ट फेलियर इज S3 हार्ट साउंड या फिर वेंट्रिकुलर गैलप. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.